तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? अब द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो भी हमने अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ा है उसको रिप्रेजेंट करने का ही तरीका होता है केमिकल इक्वेशंस, जो हमने देखी थी। अब आपको समझ आएगा। तो एक तरीका है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम किसकी मदद से करते हैं? सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इन इट, जो भी सब्सटेंसेज इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, उनको हम सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से दिखाते हैं। इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि जिंक मेटल। अब जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे जिंक सल्फेट बन जाए और हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे क्या बना? एरो का सिंबल जिंक सल्फेट प्लस और क्या बना? हाइड्रोजन गैस। दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है। अब हम जो है सिंबल से भी लिख सकते हैं। जैसे जिंक का सिंबल होता है जेड एन, कैपिटल जेड और स्मॉल एन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का और चार एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2, दो एटम्स हाइड्रोजन के। अगर हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करें तो जिंक की जगह पे जेड, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4, तो ये हो गया आपके रिएक्टेंट्स। और जिंक सल्फेट ZnSO4, जेड एन सल्फेट ये होता है, इसे सल्फर ग्रुप सल्फेट कहते हैं। और ये तो आपको पता है हाइड्रोजन है, तो जिंक सल्फेट जेड एन के साथ SO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस को H2 से दिखा दे, ठीक है। द सब्सटेंसेज विच कंबाइन और रिएक्ट, जो सब्सटेंसेज जो कंबाइन होते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंसेज रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करने हैं, तो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक शॉर्ट हैंड मेथड या फिर एक शॉर्टकट कह सकते हैं, जिससे आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। अभी एलिमेंट जो होता है वो एटम से बनता है। अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है, सिमिलर नहीं होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब जैसे अगर जिंक का यहाँ पर एक एटम है तो यहाँ पर भी एक रहेगा, वो ऑब्वियसली दो नहीं हो जाएगा, है ना। H2 H2, यहाँ पर भी सल्फेट एक है तो यहाँ पर भी सल्फेट एक रहेगा। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। तो अब हम एटम्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ जिंक एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, सल्फर का सिंबल S होता है, एक 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 एटम है। ऑक्सीजन एटम्स कितने? चार है, ये देखिए चार, ये देखिए चार, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इक्वल मास होता है। अब जो एटम्स हैं, सॉरी, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका भी मास होता है, एटम्स का भी मास होता है, ठीक है। तो इनका जो मास होगा वो रिएक्टेंट की साइड इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट का। अगर इन दोनों का मास इक्वल है तो मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। वो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स या फिर तो फिर एक रिएक्टेंट के हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है वाटर ऑक्सीजन के साथ, ताकि क्या बन जाए? वाटर। वाटर का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था ना, H2O, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम। तो यहाँ पर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, दो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर दो एटम ऑक्सीजन के हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ऑक्सीजन का एक एटम गायब हो गया, ऐसा होता है? नहीं। अब हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट एन अनबैलेंस इक्वेशन में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा थोड़ा सा, तो ये मास इक्वल नहीं होगा, मतलब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमें भी पता है कि जो इक्वेशन है H2 + O2, H2O बनी, कंटेन्स टू ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में आपके पास दो ऑक्सीजन एटम है, बट प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन एटम है। इट अपीयर्स, ऐसा लग रहा है कि एक एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी बराबर होगा, यहाँ पर भी बराबर होगा। अब द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट्स। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में रहने चाहिए। लेकिन
हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने अभी देखा कि मास या फिर मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ना तो मास या फिर मैटर, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करके बोल सकते हो कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मतलब अगर यहाँ पर भी ये वाला मास इसके इक्वल होगा, मास कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, बराबर रहेगा। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक एटम ऑक्सीजन का, एक यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? O2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन कभी भी ऐसे सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। O2 मॉलिक्यूल। अब एक होता है एटम, अगर एटम साथ में रहे, जैसे दो एटम्स ऑक्सीजन के हमेशा साथ में रहता है हाइड्रोजन के, तो इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ऑल सब्सटेंसेज हैव डेफिनेट फार्मूला, तो हर सारे सब्सटेंसेज का एक डेफिनेट फार्मूला होता है जिसे हम ऑल्टर, जिसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। तो लिखना तो हमें यहाँ पे O2 ही पड़ेगा। सो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो हमें किसी भी, ये बात ध्यान रखना कि हम फार्मूला कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला H2, ऑक्सीजन का फार्मूला O2, वाटर का फार्मूला H2O। आप इस फार्मूले के साथ जैसे यहाँ पर एक और 2 लगाते हैं, नहीं, ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये जो एटम्स है, नाइट्रोजन, ये भी N2 के फॉर्म में डाई एटॉमिक, मतलब दो एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम साथ में रहते हैं सेम एलिमेंट के। जैसे O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2। इनके सिंबल्स है आयोडीन I2, आप इन्हें याद कर लीजिए। और मोनो एटॉमिक मतलब जब सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन की? बैलेंसिंग उस प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं इक्वेशन की दोनों तरफ। तो अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑन बोथ इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है? जो एटम्स है उन्हें दोनों तरफ इक्वल बनाना, अलग अलग एलिमेंट्स के। आप पहले ऐसा चार्ट बना लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस साइड 2 हैं और ऑक्सीजन एटम्स भी 2 हैं। इस साइड हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं और ऑक्सीजन एटम्स 1 है। तो हमें किसे बैलेंस करना है? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ दो दो हैं। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज अनइक्वल। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट साइड बट एक ही ऑक्सीजन एटम है राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे? अब हम जो है फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। O2 तो O2 ही रहेगा, उसे आप सिंगल O नहीं बना सकते, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4, और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। लेकिन अब हाइड्रोजन अनइक्वल हो गया, तो आप यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इस साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, इस साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया ये समझिए। हमने 4, 2 टू ज़ा 4, 4 एटम्स लिए हाइड्रोजन के, 2 एटम्स लिए ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर भी 4 एटम्स है हाइड्रोजन के और 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। तो ये क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन को आप थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जैसे हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आप लिख सकते हैं S फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस। अगर कोई भी सॉल्यूशन की बात हो रही है तो AQ लिख लीजिए, एक्वियस सॉल्यूशन। लिक्विड की बात हो रही है तो L, गैसियस सॉल्यूशन है तो G। ये सिंबल्स है, ठीक है। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, हीट चेंजेस भी दिखा सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हीट लिखा है तो मतलब आपको हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कौन सा? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगर यहाँ पर प्लस हीट लिखा है तो मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, हीट गिव आउट कर रहा है, ठीक है। ऐसे दिखा सकते बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन। कंडीशंस भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, सॉलिड स्टेट को हम एस से दिखाते हैं, लिक्विड स्टेट को L से, एक्वियस स्टेट को AQ से, सॉल्यूशन मेड इन वाटर, जो सॉल्यूशन वाटर में बनेगा उस सॉल्यूशन को, गैसियस स्टेट को आप G सिंबल से दिखाते हैं। देखिए अब इसी इक्वेशन को जो हम पढ़ रहे हैं Zn+H2SO4, Zn+SO4 प्लस H2। जिंक मेटल जो है सॉलिड स्टेट में, तो ZnS लिख सकते हैं ऐसे, इसी फॉर्मेट में। H2SO4 का सॉल्यूशन है तो एक्वियस लिख दिया। ZnSO4 अभी सॉल्यूशन में आ चुका है तो ये एक्वियस बन चुका है, और H2 क्या है? हमारी गैस होती है, ये हमें पता है। तो और इन्फॉर्मेटिव बन गया, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन सम केसेस एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी बनता है जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, दो सॉल्यूशंस के बीच में, रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट्स।
Since the insoluble product या precipitate एक solid substance है, its physical state is indicated in the equation by symbol S. ये जो precipitate होता है इसे S symbol से दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं precipitate बना है क्या, लाइम वाटर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वियस सॉल्यूशन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये गैस है, इसका रिएक्शन है तो क्या बन गया CaCO3। अभी आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि इसमें CaCO3 ही बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है, आप वाइट PPT लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म। ये सॉलिड है, और H2O वाटर, ये तो लिक्विड है, ठीक है। ऐसे आप जो है इक्वेशन में हीट चेंजेस भी दिखा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, जो हमने पढ़े थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट प्रोड्यूस की जाती है, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे इसमें देख लीजिए, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, O2, ये कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, गैस। कार्बन जो होता है वुड में भी पाया जाता है, इसलिए जब आप वुड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एंडोथर्मिक होता है, उसमें आपको हीट देनी पड़ती है, और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है बाद में, आपको स्टार्टिंग थोड़ा इग्निशन टेम्परेचर तक हीट देनी पड़ती है। CO2 गैस है प्लस हीट, तो हीट प्रोड्यूस होता है इससे, और गैस भी प्रोड्यूस होती है। द बर्निंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे दिखाया जाता है, प्लस हीट लिखते हैं आप राइट हैंड साइड, या फिर प्लस हीट एनर्जी, या फिर जस्ट प्लस एनर्जी भी। अगर आप ये तीनों देखें तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। CH4 को हम मीथेन भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका, या फिर नेचुरल गैस। ये गैशियस फॉर्म है। 2O2, ये 2O2 के लिए बैलेंस बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंसिंग का ध्यान रखिएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, प्लस हीट एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया एग्जाम्पल दीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो आप बोल सकते हैं द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस मतलब CH4, बिकॉज हीट भी प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। और ये भी नोट कर लीजिए सारे कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कोई भी बर्निंग वाला रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब वो हीट देता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हीट एनर्जी इवॉल्व हो, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है उसे। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12O6, ठीक है। ये एक्वियस होता है, क्योंकि हमारे जो कंडीशंस होती हैं स्टमक में, वो एक्वियस होती है, मतलब सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से बॉडी में मूव कर पाए, ठीक है। दिस ग्लूकोज वी नीड, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, सॉरी। अब आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो फूड जो होता है उसे हम सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे चपाती, ब्रेड, राइस वगैरह, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट जो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। इसे हम सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। तो जो स्टार्च होता है उसे हम ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है। दिस ग्लूकोज एंड अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। इसको भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, 6 क्यों ले गया, बैलेंस करने के लिए। स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अब जो ग्लूकोज बना है फूड को सिंपलर सब्सटेंसेज में डाइजेस्ट करके या ब्रेक डाउन करके, ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है बॉडी के, और ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, और इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये दिखाया गया है रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या बनता है, 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, फिर वाटर बना प्लस एनर्जी बनी, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। देखिए, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें। यहाँ ये भी आप देख सकते हैं बाकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है ताकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाए। मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो दो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि दो ऑक्सीजन, ये जो NO मॉलिक्यूल है सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये दो इसलिए लगाया गया है ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सके, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हीट इधर लिखा रहेगा, हीट लिखा हो सकता है हीट एनर्जी या फिर बस एनर्जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑन राइटिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले क्या करना है आपको, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखिए जो हमने देखी थी, ठीक है। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट्स को राइट साइड में एरो के, ठीक है। सिंबल्स और फॉर्मूला लगा दीजिए। उसके बाद सिंबल से फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। फिर जैसे जिंक लिखा आपने तो उसकी जगह ZN ऐसे, ठीक है। बैलेंस द इक्वेशन, फिर आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सिंबल्स को, है ना, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था। इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर पॉसिबल है तो इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह बताकर, अगर हीट चेंज, टेम्परेचर चेंज वगैरह इन कंडीशन को दिखाकर, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए जैसे मीथेन है, दिस रिएक्शन कैन, अब ये है क्वेश्चन, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न कर देते, तो रिएक्टेंट्स इस साइड के टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड लिख दिया एरो के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, हमें पता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O। अब ये मेथड इस्तेमाल कीजिए रिएक्टेंट्स में। कार्बन के कितने आइटम है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, देखिए ऑक्सीजन के 2, यहाँ पर 3 है, पर एक एक है, यहाँ पर 4 2। अब इस 2 को आप 4 कैसे बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करके। अब आप 2 को 3 या फिर 3 को 2 तो नहीं बना सकते, तो कॉमन ढूंढेंगे, जैसे 2 3 ज़ा 6 और 3 इंटू 2 6, तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे CH4, ये हो गया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा 2H2O, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बनाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, है ना, बट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइटम्स इक्वल नहीं, देयर आर 4 हाइड्रोजन आइटम्स लेफ्ट में। इसे बैलेंस करना ज़्यादा आसान है, तो पहला हम इसमें करते हैं ना। तो अब देखिए, अब ज़्यादा ही बना रहा है, तो आपको ऑक्सीजन वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए। अब ये देखिए, अब इक्वल हो चुका है। तो ऐसे आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम भी बहुत ईजी है, ऑन एडिंग एन एक्वस सोल्यूशन। अगर आप एक्वस सोल्यूशन ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब Cu सोडियम, सॉरी, NaOH, to an aqueous solution of copper sulfate CuSO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH2, एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या बचता है, Na2SO4। अब देखिए, इसको आपने ऐसे लिख दिया, ये रही आपकी इक्वेशन। ये आपको फॉर्मूला से याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये देख सकते हैं कॉपर आइटम कितने हैं। अब सबसे इजी बैलेंस करना किसी को, सोडियम और हाइड्रोजन को, सोडियम वाले में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और हाइड्रोजन वाले ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाता है, देखिए पूरा ना। अब ये कैसे 6 हुए, देखिए 2 + 4 6, इस साइड पे 6 हो गए, बस ऐसा आप इक्वेट कर सकते हैं। अब आयरन 2 ऑक्साइड FeO, दिस इज कॉल्ड आयरन 2 ऑक्साइड बिकॉज द वैलेंसी, आयरन की जो वैलेंसी होती है इसमें 2 होती है। अब वैलेंसी का मतलब अभी आपने शायद एटम्स वगैरह के बारे में उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन आयरन 2 ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी 2 होती है। द कॉमन नेम ऑफ आयरन, इसको कहते हैं FeO को फेरस ऑक्साइड, और आयरन 3 ऑक्साइड में इसकी वैलेंसी 3 होती है। इसे आगे वाले चैप्टर में समझाऊंगा कि वैलेंसी वगैरह क्या होती है, अभी आप याद रखिए आयरन 2 ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी 2 होती है, इसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड में इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। देखिए फॉर्मूला चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर Fe3O4 जो है थर्ड आयरन का ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका जो बॉन्ड बनता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। तो वो किसका मिक्सचर है, आयरन ऑक्साइड FeO का और आयरन 3 ऑक्साइड का। तो Fe3O4 इज नेम्ड एज आयरन 2 3 ऑक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ये चीज़ याद रखें। अभी इनको आगे जाके डिटेल में और समझाया जाएगा। अब इसके ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हीटेड आयरन मेटल, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, स्टीम भाप किससे बनती है, H2O की बनती है ना, वाटर की, तो वाटर का ही फॉर्मूला इस्तेमाल, इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
और इससे आयरन 2,3 ऑक्साइड बन जाता है, मतलब Fe3O4, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन H2 बन जाता है, ठीक है। फिर आप एटम्स काउंट कीजिए, आयरन का कितना एटम है, एक, इस साइड भी, इस साइड 3 है, इधर हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 है, इस साइड भी 2 ही है, ऑक्सीजन के इधर 1 है, इधर 4 है। पहले इधर या फिर आप 3 मल्टीप्लाई कर दिए या फिर 4, पहले आयरन में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड 3 हो गए, ठीक है। अब कहाँ पर बचा ये, ऑक्सीजन को 4 कैसे बनाए, 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये 3 3 हो गया, ये हो गया 8, और यहाँ पर हो गया 2, क्योंकि 4 2 सा 8, तो 8 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो बाकी लास्ट टॉपिक बचा है इसका, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।